महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में महायुति आगे चल रही है, तो बीजेपी 44, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 23 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो साथ ही शिवसेना यूबीटी को 31 और एमएनएस को 7 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही हैं। लगातार हर एक रुझान पर हमारी नजर बनी हुई है। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और देखिए शुरुआती काउंटिंग में ही, शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम रुझानों का जिक्र करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है रुझानों में। जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी देखा कि किस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और उसके साथ ही ये जानकारी भी सामने निकल कर आई। हमने एग्जिट पोल भी देखा कि किस तरह से महायुति बम्पर जीत की तरफ एग्जिट पोल में बढ़ती हुई नजर आई। और क्या ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं? थोड़ी देर में स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। तो देखिए लगातार इस पर हमारी मेगा कवरेज, बड़ी कवरेज जारी है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में हुए चुनाव का रिजल्ट और इसके साथ ही 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और दोपहर तक स्थिति साफ होती हुई, रिजल्ट साफ होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सभी निगमों में सबसे अहम बीएमसी, जहां पर 227 वार्डों में इसे बांटा गया था। 227 वार्ड में चुनाव के नतीजे, बहुमत के लिए 114 वार्डों की जरूरत। और ऐसे में देखिए लगातार पुलिस प्रशासन की चौकसी वहां पर देखने को मिल रही है। किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं देखिए लगातार हर एक समीकरण पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और नासिर जी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर जी स्वागत है, कांग्रेस पार्टी से हैं आप और ये जानकारी लगातार सामने निकल कर आ रही कि रुझानों में जो है बढ़त बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। मातोश्री के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर सर? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मगर जो नतीजे आए हैं, रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, अगर जी ऐसा है तो वाकई में ये चिंता का विषय है। क्योंकि कल से हम ऐलान कर रहे हैं, कल से हम आवाज उठा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में गड़बड़ियां हो रही है, लोगों की स्याही मिट रही है, ईवीएम मशीनें खराब पड़ी है, लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। तो कई तरह की कमियां थी जो कल से हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे नतीजे आ रहे हैं जिसके हमें अंदाजा नहीं था, मगर हमें अंदाज शाम तक हो रहा था कहीं ये मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है। क्योंकि पूरी मशीनरी की काम, पैसे की उसूल, किस तरह से फर्जीवाड़ा वोटरों का चल रहा था शाम तक, वो सब हमने देखा है। मगर इसके बाद भी हमें अपने आवाम पे, अपने जनता पे भरोसा था कि शायद वो इसका परिणाम कट्टर तगड़े से देगी। फिर भी ऐसे नतीजे आ रहे थे, ये हमारे लिए बड़ी गंभीर समस्या है और हमें सोचना पड़ेगा क्या वजह है कि ये हमसे आगे निकल रहे हैं। क्योंकि 25 साल से ये सत्ता में बैठे हुए थे बीएमसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज कोई नया 2017 से लेके, सॉरी, 2000 कब से ये वहां, लगभग 25 साल से ये सत्ता में 2017 तक। मगर जिस तरह से महालूट हुआ 74,000 करोड़ का, किस तरह से मीठी नदी लूटी गई, किस तरह से इन्होंने नालियां साफ करने के नाम पे पैसा लूटा गया, कि आज भी ट्रैफिक का वही हाल है। स्मार्ट सिटी ढूंढने से मिलता नहीं है, पोस्टर वार जरूर है पर कहीं स्मार्ट शहर बना नहीं। आज भी ट्रेन के डब्बों की हालत वही बद से बदतर है, फिर भी ये सत्ता में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेट है, क्योंकि जनता ये नहीं चाह रही थी। जनता बदलाव के लिए थी। हम जमीन पे काम कर रहे थे, हम लोगों से मिल रहे थे, लेकिन वन सर टू वन जो लोगों से रुझान बात सामने हो रही निकल कर थी। आ रहे हैं उससे ये भी लग रहा है कि जनता आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। जनता भरोसा कर रही है, मगर सरकारी मशीनरी के आगे ये बिल्कुल ही दम तोड़ रही है। इस तरह कहते, सरकारी मशीनरी जिस तरह से सरकार के लिए काम कर रही है, ऐसा नतीजा हमने कभी नहीं देखा। कल पूरी दिन हम आवाज उठाते रहे, चुनाव आयोग से पूछते रहे ये कमियां हैं, पर कोई चुनाव आयोग जवाब देने का काम नहीं कर रहा था। उसका जवाब कोई दे रहा था तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव आयोग के व्यापन में जवाब दे रही थी, ये सवाल था। और ये सवाल हम बार बार लोगों के सामने उठा रहे थे, क्योंकि ईवीएम खराब हो रही थी, स्याही मिटाई जा रही थी, फर्जी वोट पट रहे थे, पैसे बांटे जा रहे थे, फर्जी वोटरों की लाइन लगी हुई थी। ये सारे चीज होने के बाद अगर हम कंप्लेन करते हैं और इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता है तो इसे इसको क्या कहेंगे? इसे सरकारी मशीनरी का मिसयूज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
जो जनता के लिए काम नहीं किया, 25 साल से जो सत्ता में रही, वो सत्ता के लिए काम, जो लोगों के लिए काम ना करती हो, तो हम किससे बात करते? आखिर मुंबई क्यों नहीं बदला? मुंबई की ट्रैफिक वही हाल है। हर साल बारिश आएगी तो मुंबई की हालत देख लीजिए। हम्म। शिवसेना के साथ कौन बैठा था सत्ता में? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? अच्छा, भारतीय नासिर जनता साहब पार्टी हमारे साथ में साथ बैठी नहीं रत्नाकर थी। जी जुड़ गए हैं, उसने बीजेपी किस के प्रवक्ता हैं, और हम इनसे ही जवाब सुन लेते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी, रत्नाकर जी और ओम प्रकाश जी। रत्नाकर जी, नासिर जी कह रहे हैं कि भाई सरकारी मशीनरी का आपने दुरुपयोग किया है, जनता जो है, जनता जनार्दन ने कुछ और फैसला किया और आपने पलट दिया। जरा इस पर अपना जवाब दें। देखिए, नासिर जी की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था हम्म। और उनकी बातों पे कहीं ना कहीं हताशा जो है नजर आ रही थी। और हताशा को अगर ये कहना कि मशीनरियों के दबाव में या मशीनरियों के फेवरिज्म में जो है ये लोग हार रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल एक अनर्गल आरोप है। और देखिए, इनके हार का कारण सब जानते हैं ना, ये जनता से मिलते हैं। आपने देखा कि बीएमसी के चुनाव में एक भी बड़े नेता जो है वह कांग्रेस का आकर के और रैली नहीं किया, जबकि हाँ। हमारे सारे नेता, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लोगों से जुड़ करके और हमारी जितनी भी योजनाएं जो जनता के लिए किया वो हम घर घर जा करके बताए। और जनता का आशीर्वाद भी हमें उसके हिसाब से ही मिलता है, कार्यों के बदौलत मिलता है जी। अब ये राहुल गांधी कह रहे, कल तक कह रहे थे वोट चोरी वोट चोरी, और ये कह रहे थे कि अभी चुनाव आयोग जो है वह जवाब नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जवाब दे भाई? अगर आप आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यह चुनाव आयोग से मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से हम उसका जवाब देंगे। और जहां पे आप जीतते हैं वहां वो चुनाव आयोग से नहीं मिले रहते हैं, जहां आप हारते हैं वहीं पे चुनाव आयोग से मिले रहते हैं। ये कैसी बातें आप लोग दो मुंही बातें करते हैं? वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी जो है, वोट है ही नहीं आपका तो चोरी करेगा कौन? ये बताइए। आप अभी जितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, सिंगल डिजिट में आप सिमट जाने वाले हैं। आपके कैंडिडेट जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि उनको हारना है। और देखिए, ये ड्रामा जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का करते आ रहे हैं, हाँ। उसी तरह से ड्रामा अभी शुरू किया है उद्धव ठाकरे ग्रुप ने। ठाकरे बंधु अभी स्याही चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो चुनाव आयोग पेन से जो स्याही लगा रहा है वो मिट जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक स्पष्ट यहीं पे दिखा देता हूं प्रमाण। हाँ। कि देखिए, मैंने कल चुनाव में अपना वोट दिया है और ये लगभग मैं 4 से 6 बार लिक्विड से अपना हाथ भी धो चुका हूं। हाँ। साबुन से हाथ धो चुका हूं, लेकिन फिर भी यह मिटा नहीं है। बिल्कुल ये रत्नाकर जी, देखिए कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन इन वीडियोस का सत्यापन करेगा, लेकिन रुझान देखिए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में निकल आ रहे हैं। और नासिर जी, हम उस 2017 के सन का भी जिक्र कर लेते हैं। 2017 में भी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी, 82 सीटें, और शिवसेना को 84 सीटें, मात्र 2 वार्डों का अंतर था। आप बने रहिए रत्नाकर जी, हम ओम प्रकाश जी का भी रुख कर लेते हैं। इस तरह जरा समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से अगर हम एग्जिट पोल का जिक्र करें या फिर शुरुआती रुझानों का जिक्र करें, बीजेपी प्लस यानी बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के बहुमत पर भरोसा जताते हुए रुझानों में नजर आ रही है देश की यहां पर बीएमसी में जनता। हाँ जी, जो कल एग्जिट पोल बता रहे थे लगभग उसी तरह के रिजल्ट भी अभी सामने आते दिखाई दे रहे हैं जी। और मैं अभी नासिर साहब को भी सुन रहा था, रत्नाकर जी को भी सुन रहा था। देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले करीब 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, 1 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। दोनों के परिणाम बिल्कुल भिन्न थे जी। जब उस समय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव पर भरोसा किया, 4 सीटें उस समय शिवसेना ने जीती थी, यूबीटी ने जीती थी। अब मैं यूबीटी कहूंगा, शिवसेना कहने से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस समय जब स्वागत किया गया चुनाव परिणामों का, और उसके बाद विधानसभा में भी उसके 6 महीने बाद ही जो परिणाम आए स्वागत किया गया, तो इस समय भी जो परिणाम आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन पर अब आरोप प्रत्यारोप करने का मतलब है कि आप मतदाता का अपमान कर रहे हैं, उस मतदाता का अपमान कर रहे हैं ने ये मैंडेट दिया है। हाँ। अभी जब रत्नाकर जी अपनी उंगली दिखा रहे थे तो मैं भी अपनी उंगली दिखा रहा था। ये देखिए, हम भी इसी मुंबई के ही मतदाता हैं और हमने भी मतदान किया है, हमारी उंगली पर ये निशान लगा हुआ है। बहुत मेरी सलाह तो यही है कि अब जो भी परिणाम आ रहे हैं
पर एनालिसिस करिए, पार्टी के अंदर एनालिसिस करिए, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आगे भी मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी आपके लिए। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ओम प्रकाश सर आपने कही। नासिर जी जरा समझ भी लेते हैं आपसे, 2017 में 31 सीटें 31 वार्ड जो है आपने जीते थे। फर्स्ट नंबर पर शिवसेना थी, अविभाजित थी, 84 सीटें जीती थी, 82 सीटें बीजेपी की थी। तब भी आप ये कहेंगे कि भाई जो जनता जनार्दन है उसके जो वोटों को बदला गया है। लेकिन इस बार भी जरा समझ लीजिए आप, और जरा आपसे भी हम भी समझ लेते हैं कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। रत्नाकर जी ये भी ये कह रहे हैं कि, और ओम प्रकाश जी भी ये कह रहे हैं, जनता जनार्दन के भरोसे पे जो जनता जनार्दन ने जो आप पर भरोसा, जिन पर भरोसा जताया, आप उनके वोट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। स्वाति जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। इसी मैंडेट या आज से पहले, जिससे ये कहते हैं 65 साल कांग्रेस ने राज किया, तो जनता के मैंडेट को ये रोज गालियां देते थे कि कांग्रेस ने 65 साल चलाया, 65 साल लूट की। तो कौन चुनता था? जनता ही हमें चुन के भेज रही थी। 65 साल इनको घर बैठाया तो देश की आवाम नहीं बैठाया। पर हमने उस मैंडेट पे बात नहीं, मेरी बात है, अगर हम हरियाणा हार गए और कश्मीर जीत गए, तब भी हमने ये सवाल उठाया था कि वोटों की मैनिपुलेशन हो रही है। हम अगर झारखंड जीत गए तब भी हमने सवाल उठाया, हम कर्नाटक जीत गए तब भी सवाल उठाया, हिमाचल जीत गए तब भी सवाल उठाया। हमारे सवाल जवाब की बात नहीं कि वोटों की मैनिपुलेशन जो पहले थी वैसी मैनिपुलेशन कभी नहीं देखी गई। आप 1997 से बीएमसी इलेक्शन में बैठे हैं, आप दोनों की सत्ताधारी दोनों बैठे। क्या मुंबई की, मैं भी यहाँ का एक वोटर हूँ जिन्होंने अंगली दिखाई, हमारी भी स्याही नहीं मिटी, कई लोगों की स्याही मिट गई। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, तभी ये बात हुई। मगर 2017 तक आप सत्ता में रहे हैं तो मुंबई की हालात क्यों नहीं बदली? आखिर वो पैसों की लूट कैसे हो गई? क्या स्लम के एरियो में पानियों की व्यवस्था हो गई? आज भी वही चंद घंटे चंद मिनटे पानी मिलती है, गंदी हालात है। उस स्लम के नाम पे कितने पैसे अलॉकेटेड किए गए, वो पैसे कहाँ गए? स्लम वैसे ही रह गए, पैसे लूट लिए गए। आज भी लोकल ट्रेनों की हालत देखिए। नहीं, ओम प्रकाश जी ने अभी बहुत सारी बातें कही, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दीजिए। आप लोकल ट्रांसपोर्ट जो मुंबई के अंदर, उसकी हालत देख के आइए, सड़कों की गड्ढे हालत देख के आइए, हर बारिशों में मुंबई की हालत देख लीजिए, फिर आप कहेंगे कि ये बीएमसी ने में लूट कौन कर रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें जिम्मेदार नहीं है? क्या शिवसेना अकेला जिम्मेदार थी? दोनों ने मिलकर जो लूट मचाई, उसके बाद इस तरह की उसके बाद भी सर, उसके बाद भी तो इंडिया गठबंधन में आ गई ना शिवसेना। आपको तो ये शिवसेना से सवाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि शिवसेना के कोई प्रवक्ता होते तो वो बेहतर जवाब दे देते। लेकिन रत्नाकर जी, नासिर जी बहुत वैलिड पॉइंट्स उठा रहे हैं, उनका जरा जवाब दें। देखिए स्वाति जी, अभी ये तमाम बातें कह रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि हमने भ्रष्टाचार के ऊपर कड़े प्रहार किए, और माननीय देवा भाऊ जो है, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि सारे भ्रष्टाचारों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा और पाया जा रहा है उनको सजा दी जाएगी। 56 कॉन्ट्रैक्टर को हमने ऊपर कार्रवाई किया है, और आगे भी जो मीठी नदी की सफाई का जो जिम्मा उद्धव ठाकरे कि शिवसेना ने जो दे दिया था डीनो मोरियो को, जो एक कलाकार थे, फिल्मी कलाकार, उसकी भी जांच जारी है। तो निश्चित रूप से किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात विकास की और मेट्रो ट्रेन की, ये बात कर रहे थे, लोकल ट्रेन की बात कर रहे थे, मैं बता दूं कि यही लोकल ट्रेन जो है, आज अगर आप कभी लोकल ट्रेन में सफर करिए तो आपको एसी कोचेज वाले लोकल ट्रेन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तमाम ऐसे डेवलपमेंट के कार्यक्रम जो है हमने किए हैं। चूंकि राज्य में हमारी सरकार है तो हमने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वह कोस्टल रोड हो, चाहे वह मेट्रो का पूरा जाल हो, चाहे मुंबई को टोल मुक्त बनाना हो। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मुंबई में किया है और मुंबई को विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये हमने किया है। लेकिन अगर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है, लेकिन अगर हम बीएमसी में जीतते हैं, अगर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, तो ये रफ्तार जो है और तेजी से बढ़ने वाले हैं। और जितने हमने वादा किया है कि 1 साल के अंदर हम पूरे मुंबई को गड्ढा मुक्त कर देंगे। बिल्कुल, देखिए वादा आपने किया है और इस वादे पर जनता ने कितना भरोसा जताया है, रुझानों में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए, बीएमसी के दंगल में हर एक पार्टी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई, लेकिन आज नतीजों का दिन है और सुबह 10 बजे से लगातार काउंटिंग जारी है। इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता दें, बीएमसी चुनाव के रुझानों में
भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी को 52 सीटें मिली, तो देखिए शिवसेना शिंदे गुट को 27 सीटें। यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। शिवसेना यूबीटी को 43 सीटें। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई, जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी देखा कि किस तरह से शिवसेना, एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ बीजेपी का जो गठबंधन है वहां पर भरोसा कहीं ना कहीं जनता जनार्दन ने बीएमसी चुनावों के मद्देनजर जताया। इस तरह के एग्जिट पोल सामने निकल कर आए और रुझानों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं, नासिर जी, रत्नाकर जी और ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश सर, मैं आपके पास आऊंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए, जो एक लंबे वक्त से इंतजार भी किया जा रहा था कि भाई लोकसभा में साथ में आएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में साथ में आएंगे, लेकिन आखिरकार ये अस्तित्व की लड़ाई का बीएमसी चुनाव जहां पर साथ तो आ गए, लेकिन क्या इससे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज के तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के लिए देखा जाए इसे? पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं आपको, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे के साथ आने की संभावना यूबीटी के साथ नहीं थी, हाँ, भाजपा के साथ थी। बिल्कुल वही कह रही हूँ सर कि उस समय गुंजाइश की जा रही थी कि भाई शिवसेना के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई थी सर, मीटिंग हुई भी थी और संजय राउत भी बार बार कह रहे थे मीटिंग नहीं हुई थी राज ठाकरे की। उस समय सारी मीटिंगें और सारी प्रॉक्सिमिटी भाजपा के साथ हुआ करती थी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी राज ठाकरे की। ये तो हिंदी को लाने या थोपने का जो भी इशू रहा हो उसको लेकर के जुलाई में ये ठाकरे बंधु साहब से पहले महेश मांजरेकर का साक्षात्कार जो हुआ राज ठाकरे का, उसके बाद पर सारा इशू शुरू हुआ और ये लोग साथ आए। आपकी दूसरी बात पर आता हूं कि क्या इसका सेटबैक मिला शिवसेना यूबीटी को? नहीं। जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने का फायदा हो रहा है शिवसेना यूबीटी को और एमएनएस दोनों को। अगर ये साथ नहीं आए होते तो हो सकता है कि इनको सेटबैक होता। राज ठाकरे के पास जो एग्रेसिवनेस होनी है उसका लाभ इस समय शिवसेना यूबीटी और एमएनएस दोनों उठा रहे हैं। राज अगर बाहर होते तो इतना डिमोरलाइज था शिवसेना यूबीटी कि हो सकता है कि वो जितना आज अभी 44 और 45 तक अभी लगभग 2/3 काउंटिंग हुआ है पहुंच रहे हैं, शायद उतना भी ना पहुंच पाते। इन दोनों भाइयों के साथ आने का फायदा दोनों भाइयों को होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे सर आप? फिर उसके बाद नासिर जी के पास समझाएंगे। कांग्रेस तो सैंडविच बन गई है। कांग्रेस तो 2 गठबंधनों के बीच में वो सैंडविच की स्थिति है। पिछली बार 31 सीटें आई थी, अभी कहाँ पहुंचे हैं ये आपके मेरे सामने टैली नहीं है। 31 से तो बहुत नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरफ भाजपा और शिंदे, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी और एमएनएस और साथ में शरद पवार, कांग्रेस इसके बीच में कहीं लड़ाई भी नहीं। नासिर जी, सैंडविच बन गई है कांग्रेस, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दें। नहीं, वो ठीक है, वो उनकी अपनी आकलन है। हमने कहा था हम तो देखिए बीएमसी चुनाव जिसपे हमने देखा कि किस तरह से हर एक पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश लगाई, लगातार जो नेता है वो जनता के बीच पहुंचे और वोट की अपील करते हुए नजर आए। बीते कल जनता जनार्दन ने अपना वोट डाल दिया और उसके बाद चुनाव के नतीजे आज आएंगे। रुझान आने शुरू हो गए हैं, 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और लगातार भारत एक्सप्रेस इस पर मेगा कवरेज कर रहा है। ये टैली आप देख पा रहे हैं जहां पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर। वहीं देखिए क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन है बीजेपी का, 26 सीटें 26 वार्ड पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई शिवसेना शिंदे गुट नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी का जिक्र करें तो टैली में हम देख पा रहे हैं कि 44 वार्डों पर बढ़त बनाती हुई और एमएनएस 9 वार्डों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अदर्स के खाते में 6 वार्ड जाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि हम टैली देख पा रहे हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार हर एक रुझान पर उसके बाद जब नतीजे सामने निकल कर आएंगे हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, रत्नाकर जी हैं, नासिर जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं। नासिर जी, हम आपका रुख करेंगे और ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये रुझानों में कांग्रेस पार्टी इतनी पिछड़ती हुई क्यों नज़र आ रही है? अभी बहुत शुरुआती रुझान है, चंद मिनट रुक के अभी कुछ बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। वे नहीं कह सकते हैं बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं, पर बहुत सारे महानगर पालिकाओं में और भी जगह वोटिंग हो रही है, बहुत जगह आगे भी। तो अभी नतीजे चेंज होंगे, अभी वक्त का इंतजार करते हैं।
मगर अभी इन्होंने कहा रत्नाकर जी की महाराष्ट्र में करप्शन पे हम कार्रवाई करते हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट है 2023 के बाद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हुआ, इनके ही सरकार के राज में हो रहा है। तो ये कौन सी कार्रवाई है कि रिपोर्ट दिखती ही नहीं है। जिसपे ये करप्शन का एलिगेशन का बात करते थे उनके साथ आज सत्ता में बैठे, क्या अजीत पवार साहब हो, हसन मसरूफ हो या तमाम लोग हो, इन सबके साथ आज ये सत्ता में बैठे हुए। क्या खुद एकनाथ शिंदे पे ये एलिगेशन नहीं लगाते थे ये करप्टेड लोग हैं? आज उनके साथ भी सत्ता में बैठे हुए, उनके लिए श्वेत पत्र लाते थे, व्हाइट पेपर लेकर आते थे। तो आज जितने करप्शन की बातें करना अब बेईमानी हो गई है, क्योंकि करप्शन के साथ आपने समझौता कर लिया, उन्हीं के साथ आप स्टेज शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ आप सत्ता शेयर करते हैं। तो आपने ये हक और हकूक खो दिया है कि अब आप करप्शन पे कुछ बोलेंगे। रही आज भी कहता हूं, मुंबई के अंदर जनता की हालात वही हाल है जो कल थी, कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर अभी देखते हैं ये इलेक्शन का रिजल्ट है, इस पे अभी बोलने की, क्योंकि अभी बात करने का दिन है नहीं, ये रिजल्ट का दिन है, नतीजा हमारे सामने है। नतीजा जो भी आएगा उससे तो हम इस्तकबाल ही करेंगे। पर हम आज भी कहते हैं ये मशीनरी की जीत है, ये आवाम की जीत नहीं है, ये आवाम का ये फैसला नहीं हो बिल्कुल सकता देखिए, शुरुआती रुझान है और आगे क्या तस्वीर बदलती है, क्या बनती है, ये हम लगातार इस पर नजर हमारी रहेगी। हमारे साथ मुकेश जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं आप एनसीपी अजीत गुट के। सर आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। रत्नाकर जी, हम आपका रुख करते हैं और देखिए तैयारियां कार्यालय में हो रही हैं जश्न की। ये जानकारी आ रही है कि मातोश्री में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नासिर जी लगातार आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। इन आरोपों का जरा जवाब दें। देखिए स्वाति जी, चूंकि ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है और बहुत सारी जगहों पे महायुति के जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो आमने सामने भी लड़ रहे हैं। 29 चूंकि नगर पालिकाओं में चुनाव है जी। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लोकल लेवल पे लोकल बॉडी इलेक्शंस में देखने को मिलता है। मैं इससे दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के बारे में जरूर बात करेगा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेगा। लेकिन जहां तक रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमने जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और या जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, जिनके केसेस अभी चल रहे हैं, वो केसेस हमने बंद नहीं किए हैं। उनकी कार्रवाई उसी तरह से चल रही है और आगे की कार्रवाई चलेगी भी। हम ये नहीं करेंगे कि हम सत्ता में बैठे हैं और हमने अगर उनके साथ मंच शेयर किया है या सरकार बनाई है तो कोई भी भ्रष्टाचार की कार्रवाई को हम पूर्ण विराम दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, और नहीं कर रहे हैं। ये अनवरत जारी है और जारी भी रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त जो है मुंबई देना, ये दिवा भाऊ का एक दृढ़ संकल्प है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये अभी कह रहे थे स्टेज शेयर कर रहे हैं जी, स्टेज शेयर की बात कह रहे थे कि आप उनके साथ स्टेज शेयर करें। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे कि भाई आप सीए का जब भी आंदोलन हो रहा था तो उस समय यहाँ पे स्टेज शेयर आपने किन लोगों के साथ किया था? आप भूल गए? उमर खालिद के साथ आपके जितने भी महाविकास आघाड़ी के नेता थे सारे लोगों ने स्टेज शेयर किया था। और उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वही है ना जो भारत से आसाम को अलग करने की बात करता है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है। तो ऐसे अलगाववादियों के साथ जो सोच रखते हैं उनके साथ तो आप स्टेज शेयर नासिर जी जवाब दें, नासिर जी जवाब दें। आरोप लगाने का काम करते हैं। मुद्दों की जब कमी होगी तो वो ऐसे ट्रैक पे आ जाएगी जो ट्रैक पे उसे चलना चाहिए। आज उमर खालिद हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है, उसकी फैसला अदालत में हो रही है या क्या? वो हमारे ना पार्टी का नेता है ना हमारा, कि नहीं आप ये बता दीजिए। नहीं हमारा, आप रत्नाकर जी, मैं बड़े एहतराम से आपको सुन रहा था, मुझे उम्मीद आप भी सुन लेंगे। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो कौन है, वो क्या है, उसका हिसाब। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर। क्या अजीत पवार पे आपने ही एलिगेशन लगाया? ना कांग्रेस ने लगाया, ना नासिर हुसैन ने लगाया। मैंने पहले भी किसी चैनल में, हम दोनों साथ में थे, तब भी मैंने यही कहा था कि एलिगेशन आप लगाते हैं और आप ही सत्ता के साथ शेयर करते हैं तो जवाबदारी आपकी ज्यादा बनती है, क्योंकि आप ही कहते थे अजीत पवार 70,000 मुकेश जी का भी रुख कर लेते हैं, बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ऑडियो में कुछ दिक्कत थी। बहुत शॉर्ट में सर अपनी बात पूरी करें, बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल। तो अजीत पवार को पिपरी चिंचवड में आपके नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र चौहान साहब, उन्होंने क्या कहा? इनके साथ मुझे सत्ता में आना शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने इसका जवाब रत्नाकर जी बाद में देंगे। मुकेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर बहुत वक्त की कमी है और देखिए सभी गेस्ट के पास जाना बेहद जरूरी है। ओम प्रकाश जी भी काफी वक्त से वेट कर रहे हैं। मुकेश जी हमारे साथ जब से जुड़े हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। मुकेश जी, इस समीकरणों को जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप?
सर आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं आ रही आपको? जी मैडम, अब आ रही है मेरी सर। आवाज आ रही हाँ है बोले आपको? बोले। आवाज जी सर आ रही है, बोले अपनी बात रखें सर। थैंक यू। देखिए, अजीत पवार साहब के बारे में जो भाई साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता या जो भी है, मैं नहीं जानता उनको, तो ये मैटर नहीं है। अजीत पवार का मैटर कोर्ट चल रहा है। अजीत पवार के जो मैटर है, महाराष्ट्र का जनता उनको चुन के दिया है। 41 एमएलए हमारे हो चुके, खासदार हो चुके। अब महाराष्ट्र के अंदर सरकार में विकास की ओर जा रहे हैं। लाडली बहन का जो आज फायदा हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो हमारी आदित्य तटकरे मैडम है। वो सीएम साहब के अंडर काम कर रहा है, देवेंद्र जी के अंडर, शिंदे साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अजीत पवार साहब के साथ सभी लोग अच्छे वोटों से अजीत पवार को लोग पसंद कर रहे हैं, चुन के ला रहे हैं। तो ये उनकी घर, जिनके घर शीशे का है, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। मैं चुनाव में मैडम जो सारे चीजों को देखा है, लोग अजीत पवार साहब के पार्टी के भले हम कम सीट ला रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टियों को, जो हमारी एनसीपी पार्टी अजीत दादा पवार साहब की पार्टी है, उनको जनता जो है एक्सेप्ट कर रही है। वोट हमारा टीआरपी जो वोट बैंक है, वोट बैंक हमारा बढ़ रहा है, लेकिन इनका वोट बैंक घट रहा है। ये कहां से कहां चला गए? कार्यकर्ता का सम्मान उनके दिल में है नहीं। बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, फरमान पेश करते हैं, और फरमाधारी वाली पार्टी कांग्रेस की पार्टी। वर्षा का क्या हो गया मुंबई शहर में? कार्यकर्ताओं ने बाइकाट किया, विरोध किया, और वर्षा गायकवाड़ ने मुसलमानों का हमेशा विरोध साथ देने वाली पार्टी थी कांग्रेस, इस चुनाव में विरोध करता हुआ देखा गया। देख सकते हैं आप, जो मुंबई हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है 2000 कुछ, जो अभी माटुंगा में जो हुआ था ट्रेन बम विस्फोट के अंदर लोगों को निर्दोष घोषित किया कोर्ट ने। उसके बाद सेकुलर, काय की पार्टी सेकुलर? तुम्हारी पार्टी सेकुलर नहीं है। तुम्हारी पार्टी चल रहा है रिमोट पे, और तुम किस हिसाब से अजीत पवार पे टारगेट कर रहे हो? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी है, उन पे भी तो केस चल रहा है, उन्हें भी तो ईडी से बाइज्जत बरी नहीं मिला है। देश की जनता देख रही, उठाला आप भी किया है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुकेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश सर, मैं आपका रुख करूंगी और जरा समझने की कोशिश करूंगी कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी, बजट तो बड़ा है, लेकिन ये बजट कितना जनता के लिए खर्च हो रहा है, जरा अनुभव से अपने सर हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक जर्नलिस्ट के नाते नहीं, एक वोटर के नाते मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ जी। मेरा ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, रहता हूँ पवई में। अभी नासिर भाई पूछ रहे थे कि डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं हुआ है। जहां तक मेरा अनुभव है, पूरे पवई में अगर बाहर ना भी निकलूं मैं, तो जितने भी रोड्स थे जहां पर पहले डामरीकरण होता था और हर साल बारिश के बाद वो खराब हो जाते थे, आज वहां सब सीमेंट के रोड बन चुके हैं। मैं अपने घर से निकल, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस के पीछे। मैं वहां तक पहुंचने में रोज मुझे एक तरफ का ऑटो रिक्शा का या ओला का 260-270 रुपए हमको देना पड़ता था एक तरफ, और दोनों तरफ मिला के 550 होता था। आज मैं RAJVLR से मेट्रो में बैठता हूं और BKC पर तक पहुंचने में हमको सिर्फ 25 मिनट लगते हैं, और हमारे पैसे खर्च होते हैं लगभग 100-110। ये आम आदमी के लिए, हम जैसे आम आदमी के लिए ये चीजें मायने रखती हैं। ये लोकल ट्रेनों की बात कर रहे थे, जिस हिसाब से मेट्रोस का जाल बिछ रहा है, और बीएमसी के पैसे, कभी आपने खर्चे की बात की, बीएमसी सबसे बड़े बजट की महापालिका है पूरे देश में। कई राज्यों का तो बजट इससे छोटा होता है, कई राज्यों का मिला करके भी बजट इससे छोटा होता है। ये जो कोस्टल रोड बने हैं, कोस्टल रोड साउथ को नॉर्थ से जोड़ने के लिए अभी तो पूरा बना भी नहीं, जितना बना है वही उतना बहुत राहत देने वाला है। और ना सिर्फ वो राहत देने वाला है, बल्कि वो तो टूरिस्ट के लिए भी एक नया अट्रैक्शन बन गया है। लोग आते हैं तो सिर्फ टैक्सी करके वो समुद्र के नीचे से सुरंग लेकर के और मरीन ड्राइव जाना। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल भी है कि जिस तरह से इस बार मराठी मानुष वर्सेस जो बाहरी का मुद्दा उठाया गया, हमारे जो तमाम सहयोगी कल जनता जनार्दन के बीच थे, उनकी तरफ से कहा गया भाई उनके लिए ये मुद्दा अहमियत नहीं रखता, उनके लिए असल विकास के मुद्दे अहमियत रखते हैं। जिस मतदाता को जिस पार्टी के साथ भी जाना है,
वो 5-6 महीने पहले ही और अपने के आधार पर अपने आसपास की आबो हवा को देख करके, डेवलपमेंट को देख करके वो मन बना लेता है जी। ऐसे लोग सिर्फ 1%, 2% जो किसी अपील में आकर के, भावनात्मक अपील में आकर के और वो अपना वोट बदलते होंगे। तो ये जो कोई भी ठाकरे ब्रांड का मुद्दा उठा हो, चाहे उत्तर भारतीयों को मारने पीटने का मुद्दा उठा हो, ये असर जरूर किया होगा इसने, लेकिन वो जिसने भी मन बनाया है उसको देख करके वो मन आज से 2 महीने 4 महीने पहले ही बना लिया होगा और उसी के आधार पर उसने अपना मतदान किया है। वो 1-2 दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले इसका कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता नहीं किसी भी इलेक्शन। बिल्कुल रत्नाकर जी, क्योंकि हम देख भी रहे थे कि जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स, खासकर राज ठाकरे, ये मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे थे, मराठी मानुस वर्सेस जो बाहरी का मुद्दा। लेकिन जो मुझे ऐसा जैसे रुझानों में नजर आ रहा है कि मराठी मानुस ने भी आप पर भरोसा जताया है। जी बिल्कुल स्वाति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग और हर समाज के वोटर जो है अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देते हैं। चाहे वो उत्तर भारतीय वर्ग हो, चाहे गुजराती वर्ग हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे साउथ इंडियन लोग हो, सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को उसके काम के आधार पे वोट देते हैं। अब मैं आपको आप जैसा जानती भी हैं और चर्चा भी हो रही थी कि बीएमसी का बजट जो है वह एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम का बजट होता है। 74,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है यहाँ पे और भारत के 9 राज्यों से ज्यादा इसका बजट है। तो निश्चित रूप से अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम बीएमसी चुनाव जीतते हैं, जैसा कि दिख भी रहा है कि हम जीत भी रहे हैं, सत्ता में आएंगे, तो निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी कहा कि डबल इंजन की सरकार जितना जो गति से काम कर रही थी, अगर हम बीएमसी में अगर काबिज होते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और इस कार्य को जो है तीव्र गति से काम करेंगे। और देखिए, जहां तक ये विकास की बातों को कर लूं मैं, तो यही उद्धव ठाकरे जी हैं, चाहे मनसे है, ये पूरे चुनाव के दरमियान इन्होंने एक भी विकास का मुद्दा सामने नहीं लेकर आए। हाँ। ये सिर्फ उत्तर भारतीयों को मारने पीटने की बात कह रहे थे, लात मारने की बात कह रहे थे। और राज ठाकरे के पुत्र जो है वो कह रहे थे कि अगर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ट्रेन आने नहीं देंगे, पर प्रांतियों को घुसने नहीं देंगे। तो इस तरह की जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता देख रही है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता बहुत सुसंस्कृत जनता है और ये किसी भी तरह के इस तरह के व्यक्ति जो इस तरह का वक्तव्य देता है उसको सिरे से दरकिनार कर देती है। आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा कि विधानसभा में यही राज ठाकरे को शून्य सीट पे सिमट के रख दिया। वही अमित ठाकरे जो इस तरह का बयान दे रहे थे, उनको भी हराने का काम इसी मुंबई की जनता ने किया। तो कहीं ना कहीं मुंबई की जनता बहुत समझदार है और यह जानती है कि उसको विकास के नाम पे वोट देना है या उसको परिवारवाद के नाम पे देना है, या वो लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको वोट देना है। नासिर जी जवाब दे इसका। बिल्कुल। अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, सीमेंट की रोड। मैं इनकी बात का इस्तकबाल करता हूँ, एहतराम के साथ कहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेट्रो का लाइन आज चंद दिनों में बैठ गया, ये हमारी सरकार थी तब से हमने ये शुरुआत की और मेट्रो की काम डेवलपमेंट आगे बढ़ती रही। ये कुछ नई दिनों में आई है ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट काम करना हर सरकार का एक प्रोसेस होता है, वो करती आ रही है। मेट्रो लेकर अगर मुंबई में आती है तो कांग्रेस की सरकार लेकर आती है। सड़कों की जाल बनाने का प्रोजेक्ट हो तो कांग्रेस लेकर आती है। तमाम चीजों को कांग्रेस ने विकास किया है पर हमने प्रचार नहीं कर पाई, ये हमारे लिए कमी रही। चलिए, क्योंकि आपने नासिर जी जरा रत्नाकर जी का एक जवाब भी सुन लेते, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग मुकेश जी के पास भी जाएंगे। रत्नाकर जी बहुत शॉर्ट में जवाब दे। नासिर जी बिल्कुल चंद सेकंडों में मैं बात करता हूं। अभी नासिर भाई जो कह रहे थे कि हमने लाने का काम किया है, तो महाविकास आघाड़ी के मैं 2.5 साल के पीरियड का याद दिला देता हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुए थे, वो सारे प्रोजेक्ट को होल्ड करने का और मुंबई को 3-4 लोग बोलेंगे, मैं अकेला हूं, सरकारों ने किया। आप मेट्रो के तमाम प्रोजेक्ट जो होल्ड कर दिए, ओवरब्रिज जो बन रहे थे, वो सारे ब्रिजेस को होल्ड करने का काम इन्हीं की महाविकास आघाड़ी की सरकारों ने किया। कौन किया मैं बताता हूं की बात कर रहे हैं। आपने मुंबई को टोल मुक्त किया, आप बता दीजिए। सुन तो लीजिए, जवाब सुनेंगे तो ही जवाब मिलेगा। कोस्टल रोड जो है हमने मैं बताता हूँ। मुंबई में मेट्रो का जाल हमने किया, समृद्धि मार्ग हमने बनाया। आप ये क्रेडिट लेने का होड़ क्यों दिखाते हैं? आपकी इच्छा शक्ति यही दर्शाती है। समृद्धि हाईवे आपने जरूर आगे बढ़ाया है। तो महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी वो तब से बन रही है। अटल बिहारी वाजपेयी कोस्टल रोड बना
तो वो भी कांग्रेस की सरकार में, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब भी बन रही थी। आप सुन लीजिए, कोस्टल रोड का काम हमने आगे बढ़ाया, चाहे अटल सेतु का काम हो, आपने उसको आगे, नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का काम हो, वो हम लोगों ने की शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि आपने काम किया, आपने इस काम को आगे लेकर गए हैं, मैं इसका एहतराम है, इसके मैं इनकार रोकने नहीं का करता। काम नासिर जी, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही, बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बीएमसी चुनावों को लेकर जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए जिस तरह से काउंटिंग जारी है, शुरुआती रुझानों में महायुति चल रही है आगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी 53, शिवसेना शिंदे गुट को 24 सीटें, 24 वार्ड, शिवसेना यूबीटी को 44, एमएनएस को 8 सीटें, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लगातार रुझान में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, महायुति अब आगे चलती हुई नजर आ रही है। जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। मुकलेश जी हमारे साथ एक लंबे वक्त से मौजूद है। मुकलेश जी, जरा समझ लेते हैं, एनसीपी क्यों पिछड़ रही रुझानों में? देखिए, एनसीपी चुनाव जब लड़ रही थी तो हम कहीं ना कहीं साथ लड़ने वाले थे। सीएम साहब ने कहा कि हम साथ लड़ेंगे, शिंदे साहब ने कहा कि हम साथ लड़ेंगे। हाँ। और हमारे जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पे, वो तो आज जितने लोग थे वो आस पे थे कि हम साथ लड़ेंगे। लेकिन अचानक कहीं मलिक साहब मुंबई के प्रतिनिधि बन के काम कर रहे थे, उनकी बेटी सना मलिक आमदार अनुशक्ति नगर, सिद्धार्थ कांबळे साहब और शिवाजीराव नलावड़े जी, तो ये चीजों को हम कहीं ना कहीं उम्मीद पे थे कि भाई हमारा युति इनसे होगा। तो हम उनके बारे में जमीनी स्तर पे जो तैयारी थी अलग लड़ने का, वो हम कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन बीजेपी शिंदे गुट ने आपको साथ क्यों नहीं लिया? क्या वजह हो सकती है इसकी? अजित पवार साहब का और अपने शिंदे साहब का कि हम साथ लड़ेंगे, अचानक से जब साथ नहीं मिला तो महानन पानन में जो कार्यकर्ता थे तैयारी बीजेपी के वक्त नहीं बता पा रहे कि उनको क्यों नहीं साथ में लिया। वो बता दे कि नवाब मलिक की वजह से नहीं लिया, एक मुसलमान रिप्रेजेंट कर रहा था इसलिए नहीं लिया। आपने कहा कि 4-4 जन मुझे दबा रहे हो, वहां आप सिलेंडर हो गया। मलिक एक मुसलमान, उसको दाऊद का गैंगस्टर बताया गया, दाऊद का साथी बताया गया। शायद एनसीपी के वक्त जो बैठे हैं वो नहीं बता पा रहे। हमारी तैयारी जो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह गया, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक्सेप्ट कर रहा। ये हम आप पे रह गए। रही खुशी की बात, हम सरकार में है और सरकार ही चलाएगा महानगर पालिका और मुंबई शहर को विकास की ओर देवेंद्र जी की सरकार, शिंदे साहब और अजित दादा पवार साहब की सरकार, हम सब मिलकर मुंबई कर को न्याय देने वाले। बहुत अच्छा काम होगा। और हमारे तरफ से रत्नाकर जी को, पुराने मित्र है, मेरे भाई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता आपको, शिंदे साहब को कहीं ना कहीं अलग चुनाव लड़े। चलिए, बीजेपी रुझानों में आगे चलती हुई लगातार ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुकलेश जी बने रहिए हमारे साथ, ओम प्रकाश जी भी लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, जो रुझान जिसमें भारतीय जनता पार्टी और महायुति का जो गठबंधन है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का, वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, कौन कौन से अहम फैक्टर्स हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, देवा भाव के फेवर में नजर आए और ठाकरे ब्रदर्स कहीं ना कहीं उस फैक्टर्स को फुलफिल नहीं कर पाए? देवा भाव के फेवर में डेवलपमेंट ही एक फैक्टर है वो जो दिखाई देता है। और दूसरी चीज ये कि आम पब्लिक जब ये ट्रिपल इंजन सरकार की बात की जाती है, तो जो नई पीढ़ी का वोटर, जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं, वो ये बात को समझता है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, जिस पार्टी की सरकार राज्य में चल रही है, अगर उसी पार्टी का मेयर बीएमसी में बैठेगा, ठाणे में बैठेगा, संभाजी नगर में बैठेगा, पुणे में बैठेगा, नासिक में बैठेगा, तो उसका इम्पैक्ट अधिक होगा। कई ऐसे राज्यों के उदाहरण सामने आते हैं। आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, या आप कर्नाटका ले लीजिए, या इससे पहले दिल्ली में ही देख लीजिए, जब तक ये इस तरह की जो अभी सरकार है दिल्ली में लोकल बॉडीज में, उससे पहले, कि जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो सेंटर और राज्य से आने वाला जो फंड है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है लोग, और इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है डेवलपमेंट को। उस डेवलपमेंट नहीं होता है तो
सारी जनता सफर करती है। जी। इस बात को जेनजी ज्यादा समझती है। हम्म। हम मुझे लगता है कि हम लोगों की पीढ़ी से ज्यादा वो है, और वो इन भावनात्मक मुद्दों पर जाना हाँ। कतई पसंद नहीं करती, चाहे हिंदू मुसलमान हो, और चाहे उत्तर भारतीय का मुद्दा हो, और चाहे ब्रांड ठाकरे का मुद्दा हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने ओम प्रकाश जी। देखिए नासिर जी ये कह रहे ओम प्रकाश जी कि जेनजी ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी और विकास पर जताया है। नहीं ठीक है ना, अभी ओम प्रकाश जी ने हर बात अच्छी कही, तो एक बात बुरी भी कह जाते तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब बीजेपी कहती है कि मैं इस शहर को न्यूयॉर्क नहीं बनने दूंगा, एक मुसलमान मराठी को भी मैं यहाँ का मेयर नहीं बनने दूंगा, तब इनकी आवाज क्यों नहीं आती ओम प्रकाश जी? तब ओम प्रकाश जी थोड़ा खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो शायद इस सवाल को नहीं बोलना चाहते। क्योंकि क्या यहाँ महाराष्ट्र में रहने वाला मुसलमान मराठी नहीं है? तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा? बोलते मराठी हिंदू अच्छा ही नासिर बनेगा। जी इस खामोश नहीं हो रहे, ओम प्रकाश जी का भी जवाब सुन लेते हैं। ओम प्रकाश जी मेरी बात को खत्म होने दीजिए मैम, आप इस तरह बार बार मुझे रोकेंगी तो ये तरीका सही नहीं, आप मेरी बात को खत्म नहीं होने देंगे। तो ओम प्रकाश जी ने इन बातों को देखिए, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं कई चैनलों में उनके साथ रहा हूँ, तो मैं जानता हूं उनको, मैं बड़ा इज्जत एहतराम, मगर जो मैं सवाल उठा रहा हूँ इस सवाल का जवाब भी उनको ही देना चाहिए। क्या कि वो पॉलिटिकल एनालिसिस बैठे हैं, तो क्या ये सही नहीं था? मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ओम प्रकाश जी बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दें। मैं नासिर साहब को इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान करने के लिए वो बैठे हुए हैं, रत्नाकर जी बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, और यहाँ के मुस्लिम पॉलिटिशियन मित्र हैं, हिंदू पॉलिटिशियन में मित्र हैं, हमें किसी जोहरान ममदानी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कहना है दो टूक बात कह रहा हूं, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है। चलिए नासिर जी, ओम प्रकाश जी ने आपको अपना जवाब दे दिया है, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। नासिर जी माफी चाहूंगी। ओम प्रकाश जी, नासिर जी, साथ ही मुकलेश जी और रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।